हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज़ में हम करते क्या हैं, थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इसके अंदर हम हर टॉपिक के कुछ एडवांस प्रॉब्लम उठाते हैं और टायर 2 की प्रॉब्लम्स उठाते हैं। उससे होगा क्या, हमारे जो मेंस लेवल की प्रिपरेशन है ना, उसका थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ रहा है एसएससी और कैसे हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आज हम इस लेक्चर में परसेंटेज के कुछ एडवांस प्रॉब्लम और टायर 2 की प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है, ठीक है, और समझेंगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं। ए कंपनी हैज़ 12 मशीन्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी इन इट्स फैक्ट्री। ठीक है, तो एक कंपनी के पास 12 मशीन्स है। एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने से। द एनुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर ₹24,000 एंड द एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर ₹10,000। तो इन 12 कंपनीज़ के लिए, मतलब 12 मशीन्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना, वो कितने हैं? 24,000। एंड जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो कितने हैं? वो हैं 10,000। आगे क्या बोल रहा है, द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी इज ₹48,000। जो आउटपुट है ना कंपनी का, जो भी मतलब रेवेन्यू बोल सकते हैं इसे, वो कितना है हमारे पास? 48,000। द एनुअल आउटपुट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मशीन्स वाइल द शेयर होल्ड्स gets the 10% profit which is directly proportional to the annual output of the company। अब ये यहाँ पर बोल रहा क्या है, पॉइंट यहाँ है कि जो एनुअल आउटपुट है ना, जो हमारे पास जो उसका रेवेन्यू आएगा, एनुअल आउटपुट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर, जो हमें ये गिवन थी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वो हर मशीन्स के लिए। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मशीन्स, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मशीन्स। अब यहाँ पर एक कैच है कि जो एनुअल कॉस्ट है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? वो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर काम आएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो शेयर होल्डर है ना, वो कितना प्रॉफिट मिलता है उसे? 10% मिलता है। किसका? एनुअल आउटपुट का। ठीक है, क्योंकि एनुअल आउटपुट ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ मशीन्स की। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो शेयर होल्ड करता है ना, होल्डर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनका प्रॉफिट एनुअल आउटपुट पे, एनुअल आउटपुट पे। और वो कितना होगा? वो होगा 10% होगा किसका? टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये निकालेंगे। आगे आगे क्या बोल रहा है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी इफ 8.33% ऑफ मशीन्स रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर कैच क्या है कि 8.33% मशीन्स है ना, वो पूरे साल के लिए बंद है। टोटल मशीन्स कितनी है हमारे पास? 12। ठीक है, और यहाँ पर 8.33% मशीन्स है ना, वो क्या है? क्लोज है पूरे ईयर के लिए। देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर इज। अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं। अब ये बोल क्या रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 12 मशीन्स थी। अब क्या हुआ, जो 8.33% है ना, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना होता है? ये तो डायरेक्ट फ्रैक्शन होती है ना, याद होता है। 8 सही 1/3 का क्या होगा? 1/12 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अगर हमारे पास 12 मशीन्स हो ना, उसमें से पूरे साल में एक खराब होगी। मतलब काम कितनी कर रही है? 11। सिंपली 12 में से एक घटा देंगे, खराब वाली तो 11 काम कर रही है। मतलब अगर मैं 12 मशीन से 11 यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो कुछ चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंज आएंगे? वो आएंगे हमारे पास, यहाँ देखो, एनुअल आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा था? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज होगी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 24,000। तो यहाँ थी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24K। ठीक है, और दूसरा क्या था यहाँ पर? ये दूसरा ये था, एनुअल आउटपुट भी चेंज होगा। ठीक है, एनुअल आउटपुट यहाँ पर क्या था? एनुअल आउटपुट था हमारे पास 48K। तो यहाँ से मैं पर मशीन्स के लिए निकालूंगा, तो यहाँ पर एक मशीन्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? सिंपली क्योंकि ये नंबर ऑफ मशीन्स पे डिपेंड करता है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक मशीन का निकाल लूँगा और फिर 11 मशीन्स का निकाल लूँगा। तो एक मशीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास 24,000 है। तो सॉरी, 12 के लिए 24,000 है, तो एक के लिए कितनी हो जाएगी? 2,000। ये हमारे पास 2,000 आ गई। और ये एनुअल आउटपुट हमारे पास कितना होगा? 12 के लिए 48 है, तो एक के लिए क्या आएगा? 4,000।
तो यहाँ से एक मशीन्स के लिए आ गया। अब 11 मशीन्स के लिए कितना होगा, वो होगा 11 दूनी 22,000 और ये होगा 44,000। सिंपली हमने यहाँ से ये निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब दोनों में इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है ना, वो कितना लगेगा, 10,000। 10,000 ही है ना, यस, यहाँ पर 10,000 है, वो दोनों में सेम लगेगा, सॉरी दोनों में सेम लगेगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं देखूंगा एक्सपेंसेस क्या होंगे मेरे पास, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, तो ये होगा 24K प्लस 10K, तो ये होगा 34K। यहाँ पर तो 34K लगा मशीन्स के लिए और एनुअल आउटपुट कितना था, 48K। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट निकल आएगा, तो 12 मशीन्स का प्रॉफिट कितना होगा मेरे पास, 48K माइनस का 34K, तो 4,000 का प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। 4,000 का प्रॉफिट आ गया, बट लेकिन जो शेयर होल्डर था कितना मिल रहा था उसे, प्रॉफिट का 10%, तो 10% निकालेंगे इसका, तो 4,000 का 10% कितना होगा, 400। ठीक है, तो 400 जब 12 मशीन सारी काम कर रही थी ना, उस टाइम प्रॉफिट था ही। ठीक है, अब जब 11 मशीन्स काम कर रही है तो उस टाइम निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है, 10,000 है सेम, क्योंकि वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा नंबर ऑफ मशीन्स पे। तो यहाँ पर आएगा 14,000 आएगा, क्यों, क्योंकि 48,000 में से 34 गया, 14 बचेगा ना मेरे पास, तो यहाँ पर 1400 मेरा किसके लिए प्रॉफिट आएगा, शेयर होल्डर के लिए आएगा। सेम यहाँ पर 11 मशीन्स के लिए निकालेंगे। अब 11 मशीन्स के लिए क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये होगा 32K एक्सपेंसेस होगा इसका। तो इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे तो वो क्या होगा, 44K में से 32K गया मेरा, तो ये होगा मेरा 12K। ठीक है, 12K होगा, तो 12K प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा, 12K का मतलब 12,000 का 10%, तो ये होगा 1200। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब 12 मशीन्स काम कर रही थी ना, तो तब प्रॉफिट कितना था, 1400। अब 11 मशीन्स काम कर रही है तब प्रॉफिट कितना है, 1200। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे, वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना डिक्रीमेंट हुआ, 200 से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1400 से 1200 हो गया ना, तो ये 200 से डिक्रीज हुआ, किस पे हुआ, 1400 पे, इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये 1/7 हुआ, तो 1/7 कितना होता है हमारा, 14.28% होता है ना, डायरेक्ट फ्रैक्शन होती है हमारे पास। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। A, B, C and D परचेज्ड ए साइन मल्टीप्लेक्स फॉर ₹56 लाख। ठीक है, तो जो A, B, C and D है ना, इन चारों ने मिलके मतलब कुछ कुछ रुपए खर्च करे होंगे, तो इन सब टोटल इन्होंने कितना इकट्ठा किया, 56 लाख, क्योंकि इन्हें साइन मल्टीप्लेक्स खरीदना था ना, कुछ पता नहीं क्या है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ B, C and D टुगेदर इज 460% ऑफ A। ठीक है, तो B प्लस C प्लस D इन तीनों का कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, 460%, मतलब अपॉन में 100 इंटू A। सिंपल इक्वेशन फॉर्म करनी है। आगे क्या है, ये आया द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ A, C and D टुगेदर इज 366.66% ऑफ B's कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस C प्लस D इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्या चेक, 366.66% है ना। अब यहाँ पर जो हमने रेशो या फिर फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्जन पढ़ रहे थे ना, वो यहाँ पर यूज़फुल आएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 300% प्लस 66.66%, तो 300% क्या होता है 3, और 66.66% क्या होता है 2/3, तो ये हुआ 11/3। तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूंगा, 11/3 किसका, बी का। और तीसरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सी इज 40% दैट ऑफ A, B and D टुगेदर। तो A, B प्लस D इसका कितना परसेंट, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। किसके इक्वल है, ये है C के कॉन्ट्रीब्यूशन के इक्वल है। या फिर मैं 2/5 को इधर ले आऊँ तो 5/2 हो जाएगा वो, तो ये सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5/2 किसका, C का। तो ये 3 इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय D। तो D की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो D की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं
ये इक्वेशन है मेरे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करूंगा बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कोई इक्वेशन है नहीं जिससे मैं डायरेक्ट इसको पुट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की कैसे वैल्यू निकालूंगा, बी सी एंड डी की वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाली। तो ये कितना होगा, ये होगा 23 दूनी 46, 23/5, ठीक है। सही किया मैंने, हाँ सही किया, ठीक है। 23/5, तो ये पुट करूंगा तो a प्लस 23/5 ये कितना हुआ, 56 के इक्वल हुआ। a ही होगा ना यहाँ पर। तो 23 + 5 28, तो 28/5 a इक्वल्स टू 56, 28 दूनी 56। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो a की वैल्यू आई मेरे पास 2 × 5, 5 भी है ना, तो 10 लाख। तो a ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 10 लाख। तो यहाँ से a की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, एक बार थोड़ा इसको स्पेस कर लेता हूँ यहाँ से। तो a की वैल्यू कितनी आई, 10 लाख। अब यहाँ से देखूंगा मैं, अब मैं यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से पुट करूँगा ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये होगा b प्लस 11/3b इक्वल्स टू 56। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 14b/3 इक्वल्स टू 56, 14 चौक 56। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 12 लाख, ठीक है। तो b की भी मेरे पास क्या आ गई, 12 लाख आ गई। अब यहाँ से इक्वेशन थर्ड इसमें पुट करूँगा तो ये होगा मेरा c प्लस 5/2c, इसकी वैल्यू कितनी आई, 56। तो ये आएगा 7/2c इक्वल्स टू 56, 7 × 8 = 56। सी की वैल्यू कितनी आई, 16। तो सी की वैल्यू आई मेरे पास 16 लाख, यहाँ पर लिख देता हूँ, सी की वैल्यू आई 16 लाख। तो यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस डायरेक्ट इसमें पुट करूँगा तो यहाँ से क्या होगा मेरा, 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 16 लाख प्लस डी इक्वल्स टू 56। तो ये वैल्यू होगी 6 2 8 1 48 प्लस डी इक्वल्स टू 56। तो ये कितना आया, डी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये आया यहाँ 38 आएगा ना, 38 आएगा यहाँ। तो ये मेरे पास लगभग आएगी 18 लाख। तो 18 लाख मेरा आंसर होगा डी के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम है ना जनरली टायर 2 के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट सेम रहता है, बस क्या होता है कि जो डेटा होता है ना इसका, वो चेंज कर दिया जाता है। आपको देखने को मिलेगा, अगर आप टायर 2 के न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो कई टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। तो देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं। द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर्म्ड इंडिविजुअली 70% एंड 30%। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। और ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस के लगभग है। लेट से मैंने 100 क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया टोटल। तो जो मेरा रॉ मटेरियल होगा ना वो कितना है, 70%, मतलब 70। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 30%, मतलब 30, ठीक है। इतना यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 14.28% ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब अब ये जो 14.28% है ना, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/7 होती है, हमने पढ़ा है, ये याद होनी चाहिए ये वैल्यूज़, ठीक है। मतलब और ये किस पे, रॉ मटेरियल के ऊपर है। मतलब 7 अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है ना तो एक क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। बट हमारे पास गिवन कितना है, रॉ मटेरियल 70। तो 7 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 70 को, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो 10 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 20% एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीज बाय 40%। इसको 20% से इंक्रीज कर दें और इसको 40% से इंक्रीज करते हैं। द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 80%, ठीक है। और इनका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, 80% हो जाता है। अब ये सेलिंग प्राइस कैसे आ गया बीच में, तो सेलिंग प्राइस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को मिला के होगा, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ पर गिवन है ना टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हमने क्या करी थी यहाँ पर 100, तो 100 के अंदर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो 110 मेरा क्या आ गया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब यहीं से सेम यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास 70, 20% इंक्रीमेंट करूंगा तो इसका, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, तो 1/5 होती है। तो इसका 1/5 निकालूंगा तो ये होगा मेरे पास 14, तो इसमें 14 ऐड कर दूंगा तो ये हुआ 84। ऐसे सिंपली इसका 40% निकालूंगा तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है वैल्यू, 2/5।
तो 2/5, तो ये होगा प्लस का 12, ठीक है। 5 6 30, 6 दूनी 12, तो ये होगा 42। तो 42 मेरे पास क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब यहाँ से आगे क्या बोल रहा है, जो सेलिंग प्राइस है ना मेरा, ऐसा करने पर कि रॉ मटेरियल को 20% इंक्रीज करने पर और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको 40% इंक्रीज करने पर जो मेरा सेलिंग प्राइस है 80% से इंक्रीज हो जाता है। तो इसको मैं 80% से इंक्रीमेंट करूँगा, तो ये होगा 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/5। तो 11 दूनी 22, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 88। मैंने सही किया है ना, यहाँ पर 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 22, यस ठीक है 88 आ गया ये। तो ये 198 मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, वो कैसे निकालूंगा, 198 में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस टोटल कितना होगा, 4 2 6, 8 4 12, 126, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। तो ये हुआ 2, 9 में से 2 गया 7 और 1 से गया तो 72। तो 72 मेरा क्या आया, यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। अब क्या बोल रहा है, देन द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो नए प्रॉफिट परसेंटेज है ना उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालना होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो 72 प्रॉफिट आया ना किस पे आया, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इन दोनों का सम कितना होगा, हमने अभी निकाला है 126। तो 126 के ऊपर हमें ये परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कट रहा है तो काटते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8 32, बट नीचे वाला नहीं जाएगा तो 2 से काटते हैं, तो ये हुआ 36 दूनी 72 और ये होगा 6 3 63। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखूँगा मैं, मेरे पास आंसर क्या है, 57 सही 1/7 और यहाँ पर है 65 पर के लगभग है और 60% के लगभग है। तो मैं 3600 को सिंपली डिवाइड ही कर लेता हूँ ना, तो एक बार ही थोड़ा स्पेस करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से 3600 को किससे डिवाइड करता हूँ मैं, 63 से डिवाइड करता हूँ। तो ये 6 टाइम जा रहा है क्या, अगर 6 टाइम जाएगा तो ये दोनों आंसर होंगे, वरना हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये होगा, और हाँ एक बार और 9 से कट रहा है ना, 9 7 63, 9 चौक 36, तो 4/7 सिंपली आ गया हमारे पास, 57 सही 1/7 सिंपली आ गया, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमने देखा नहीं 9 से कट रहा है वो, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। Every month, a man consumes 25 kg rice and 9 kg weight. The price of rice is 20% of the price of weight, and thus he spends total rupees 350 on the rice and weight per month. ठीक है, तो एक मैन है वो कंज्यूम करता है कितना, राइस एंड वेट कंज्यूम करता है कितना कितना, ये हो गया 25 kg और ये कितना हो गया 9 kg, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, द प्राइस ऑफ द राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द वेट, ठीक है। जो राइस का प्राइस है ना, राइस का प्राइस किसका, वेट के प्राइस से 20% है, उसका 20% है, मतलब 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/5 और ये वेट का हो गया। तो यहाँ से मैं R/W निकालूंगा, ठीक है, तो 1/5 आएगा, मतलब R की अगर जो प्राइस है ना 1 है तो वेट का कितना होगा 5, तो मैं इसको x से डिनोट कर लेता हूँ, तो x इसका है और इसका 5x है, तो इसका प्राइस कितना हो गया, प्राइस लिख देता हूँ x और इसका 5x। आगे क्या बोल रहा है, थस ही स्पेंड्स टोटल ऑफ 350 रुपीज़ ऑन द राइस एंड वीट पर मंथ, ठीक है। तो टोटल इनका प्राइस कितना होगा, ये होगा 25x, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, इतना केजी खरीद रहा है और 1 केजी का प्राइस इतना है, तो 25x हो गया, और इधर कितना हो गया 9×5 45x। तो सिंपली हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा ना वो कितना आएगा, 0 1 7 70x, 70x हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, बट गिवन कितना है 350 रुपीज़ खर्च कर रहा है वो एवरी मंथ। तो 70x किसके इक्वल है, 350 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 रुपीज़ x की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ पर केजी राइस की प्राइस होगी और यहाँ पर 25 रुपीज़ पर केजी वीट की वीट की प्राइस होगी। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ द वीट इज़ इंक्रीज बाय 20%, 20% से इंक्रीज़ कर देते हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो इससे इंक्रीज़ करेंगे 55/25, तो 5 इंक्रीज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, ये 5 ही रहेगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 ऐड करेंगे ना। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजप्शन फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 350,
मतलब अब हमें खर्चा वही रखना है 350 रुपये, 350 रुपये, सॉरी 350 रुपये वो ही रखना है। बट लेकिन जो ये जो राइस है ना, राइस का कंजप्शन वो कम हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर 25 kg यूज़ नहीं करेगा, वो कम करेगा। लेट्स से वाई kg यूज़ कर रहा है वो, तो वाई kg यूज़ कर रहा है, तो इसका जो प्राइस होगा ना वो कितना होगा मंथली, 5y प्लस 9 को इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 27, 270, तो 270 प्लस 5y, ये इसका नया प्राइस होगा। तो इसके इक्वल कर देते हैं क्योंकि 350 ही खर्च करना चाह रहा है अभी वो। तो 5y प्लस 270, तो 5y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 प्लस 50 80, है ना। हाँ 80 आई, ठीक है। तो अब y की वैल्यू कितनी है, 5 एकम 5, 5 एक 30, 16। तो अब जो 25 पहले वो 25 kg यूज़ कर रहा था, अब कितना यूज़ कर रहा है 16, कितना कम हो गया, माइनस का 9, किसके किसके ऊपर, 25 के ऊपर। तो 9/25 इंटू 100, तो 25 चौक 100, 36। तो 36% क्या हुआ, उसको गिरावट आ गई किसके अंदर, जो उसने पहले कंजप्शन जो यूज़ कर रहा था ना राइस का, उसमें गिरावट आ गई। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। Every day, a mango seller sells half of his stock. 10% of the stock overnight get spoiled. If 1983 mangoes rotated over 3 nights, then how many did he starts with on the first day? ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, चेन रूल पे अप्लाई होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि कुछ मैंगोज लेके आता है एक सेलर, ठीक है, हाफ बेच दिन के अंदर बेच देता है वो, और जो बचते हैं ना उसके हाफ, उसमें से 10% तो ख़राब हो जाते हैं रात को। ठीक है, फिर अगले दिन के लिए कितने बचेंगे, 90% बचेंगे, सिंपली बचेंगे 90% उसके जो हाफ बचे थे उनके। उसके बाद में ये प्रोसेस है ना वो 3 दिन तक चलाता है, और वो बोलता है कि जो ये 1983 है ना मैंगोज, ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसको ये बताना है कि वो कितने मैंगोज लेके आया था स्टार्टिंग में। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट एक्स जो है ना, एक्स नंबर ऑफ मैंगोज वो स्टार्टिंग में लेके आया था। ठीक है, तो पहली नाइट के लिए, फर्स्ट नाइट के लिए कितने ख़राब हुए, तो पहली नाइट के लिए हुए ख़राब, एक्स में से उसने आधे तो बेच दिए, और उसके बाद में जो बचे हैं ना उसके 10% वो ख़राब हो गए। तो ये कितने हो गए, तो ये हुए एक x/20, इतने एक रात के अंदर ख़राब हो गए। तो सेकेंड नाइट के लिए कितने ख़राब हुए वो निकालते हैं, वो होगा, अब ये जो x/20 है ना, x/20 नहीं होगा वो, क्योंकि 90% बचेंगे ना। तो x है, उसमें से हाफ उसने बेच दिए पहले दिन, उसमें से 90% बच गए। ठीक है, 90% बच गए, फिर जो सेकंड दिन हो गया ना उसमें फिर उसने हाफ बेच दिए, और उसमें से फिर रात को गया ना वो, तो 10% खराब हो गए इसके। तो ये बनेगा, ठीक है, ये हमारा चेन रूल बनेगा। तो इसके अंदर देखेंगे कितने बच गए, तो 00 से 00 गई, और ये हुआ 9x/400। ठीक है, तो इतने तो खराब हो गए उसके सेकंड नाइट के अंदर। अब थर्ड नाइट के लिए निकालते हैं, तो थर्ड नाइट के लिए निकालेंगे हम, तो ये होगा x आधे, तो क्या हुए उसके, बेच दिए उसने, आधे बच गए, उसमें से 90%, 9/10 लिख देता हूँ उसको, सेकंड दिन के लिए चले गए, फिर उसमें से हाफ बेच दिए उसने, फिर 9/10 सेकंड दिन के लिए चले गए, फिर उसने हाफ बेच दिए। अब जो 10% है ना उसके, वो ख़राब हो गए मतलब रात को, तो इतने तीसरी रात के लिए वो ख़राब हो गए। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो एक 10 से एक 10 ये गया, ये बचा कितना, 81x/में, सही है ना, हाँ 81x/ में 8,000। ठीक है, 8,000 आएगा ना, क्योंकि 3 जीरो और 3 बार 2 है, 8,000। तो ये तीसरी नाइट के लिए उसने ख़राब कर दी। अब टोटल कितने ख़राब करे उसने, तो टोटल हुए हमारे पास x/20 प्लस 9x/400 प्लस 81x/8000। सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 8,000 एलसीएम आएगा। अब मैं यहाँ से 20 से डिवाइड करूँगा तो ये होगा 400, तो 400x आया यहाँ पर, प्लस अब 400 से डिवाइड करूँगा तो 2 जीरो 20 आया, 20 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 9 से, तो 9 दूनी 18, 180x। ठीक है, ये 180x आया मेरे पास, और ये कितना आया 81x। तो सिंपली हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो, हाँ, और ये जो वैल्यू है ना किसके इक्वल होगी, 1983 के इक्वल होगी। अब यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, तो इनका सम फाइंड आउट करूँगा मैं। तो इनका सम होगा मेरा 1, ठीक है, ये हुआ 8 और 16 असल पाई 1, तो ये हुआ 5 और 1 6, 6 और 8
6 और 8 से 14, तो 1461, तो ये मेरा आया और नीचे आया 8000। एक्स किसके इक्वल होगा? 19, 18, 3 के इक्वल होगा। या कुछ गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1461 नहीं आएगा क्योंकि ये 4000 नहीं है, ठीक है। तो ये होगा मेरा 16, 8 16 1 6, तो 661 आया मेरे पास। तो 661 एक्स इक्वल्स टू 983, ठीक है। तो ये उधर जाएगा और यहाँ पर देखेंगे ये डायरेक्ट मेरा कट रहा है शायद, तो ये जाएगा 3 टाइम्स आएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 24, 8 24,000। तो 24,000 उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे मैंगो? ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन साबरमती एक्सप्रेस देर आर एज मैनी वेगन्स एज द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वेगन एंड नॉट मोर देन 1 पैसेंजर कैन हैव द सेम बर्थ, ठीक है। तो एक साबरमती एक्सप्रेस है, उसके अंदर क्या बोल रहा है कि जितने वैगन है ना उसमें उतनी ही सीट्स हैं। मतलब लेट से एक्स मेरे पास नंबर ऑफ वैगन है ना और एक्स ही सीट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब ए वैगन तो क्या होंगे? डब्बे होंगे, और जो सीट्स होंगी ना वो सीट्स तो पता ही है, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 1 पैसेंजर कैन हैव द सेम बर्थ, मतलब एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा, 2 3 नहीं बैठ सकते जैसे कि हम लोग बैठ जाते हैं। इफ द मिडल मोस्ट कंपार्टमेंट कैरिंग 25 पैसेंजर्स इज फिल्ड विद 71.428% ऑफ हिज कैपेसिटी। तो यहाँ पर कैच है कि ये जो 71.428% है ना, इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाएंगे ना तो 5/7 होगी, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो, 100 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो वो 2/5 फ्रैक्शन आएगी उसकी, और 5/7 बनेगा यहाँ पर। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो टोटल कैपेसिटी अगर मैं 7 लूँगा ना टोटल कैपेसिटी, तो उसमें फील्ड कितने होंगे? फील्ड होंगे मेरे पास 5, बट बोल क्या रहा है यहाँ पर? फील्ड कितने? 25। तो मतलब 5 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 25 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 5 35, तो 35 यहाँ पर क्या होगा? टोटल कैपेसिटी होगी। मतलब यहाँ पर टोटल कैपेसिटी 35 हो गई, मतलब 35 तो एक कंपार्टमेंट मतलब वैगन के अंदर सीट्स हैं, तो टोटल वैगन्स कितनी होंगी? 35 ही होंगी। यहाँ पर हमें गिवन है कि टोटल जितनी वैगन्स है ना उतनी ही सीट है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास टोटल आ गया। अब ये बोल क्या रहा है? देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन दैट कैन बी अकोमोडेट इफ इट इज़ मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो 20% सीट्स है ना हमेशा खाली रहेंगी, ठीक है, हमेशा खाली रहेंगी 20%। तो जो भरी कितनी रहेंगी? तो 80% रहेंगी। तो मैक्सिमम पैसेंजर कितने हो सकते हैं हमारे पास? तो वो होंगे यहाँ पर मैक्सिमम पैसेंजर होंगे तो 80% किसका? टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास? 35 इंटू 35, तो यही सीट होंगी, उसका 80% निकाल लेते हैं हम। तो ये होगा 0 से 0 गया, अब 2 से काटता हूँ 4 गया, ये 5, ये होगा 5 7 35, 7 चौका 28 इंटू 35। सिंपली ये हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम पैसेंजर्स होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 28 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 39 4 5 10 14 1 8 3 24 2 3 6 2 8, तो ये हुआ मेरा 0 8 9, तो 980 क्या हुआ मेरे पास? ये हमेशा फिल रहेंगी, मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है मतलब पैसेंजर्स की, क्योंकि 20% तो आ ही नहीं रहे। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छी प्रॉब्लम है। द एनुअल अर्निंग ऑफ मिस्टर सिखावाला इज ₹4 लाख पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज जॉब एंड हिज एक्सपेंडिचर वॉज 50%, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन है, सिखावाला कुछ भी है, एस बोल देता हूँ एस, उसकी जो एनुअल इनकम है ना वो कितनी है? 4 लाख, 4 लाख रुपए है, एंड द फर्स्ट ईयर के लिए वो क्या करता है? 50% खर्च कर देता है, ठीक है। लेटर ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स हिज एवरेज इनकम इंक्रीज बाय 40,000, 40,000 से उसकी एवरेज इनकम इंक्रीज हो रही है पर एनम, एंड द सेविंग्स वाज 40%, 30% एंड 20%। ये 3 साल के लिए एवरेज हर साल क्या होगा? 40% इंक्रीज होगा हर बार, मतलब ये फिक्स वैल्यू है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल सेविंग्स ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर इफ देर इज नो इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन द सेविंग फॉर द 4 ईयर्स, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल सेविंग फाइंड आउट करनी है उसकी ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज के अंदर। अब यहाँ पर देखो, हमें जो ये वैल्यू 4 लाख गिवन है ना, इसका सिंपली हम यूज़ क्या करेंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है? 40 के अपॉन में 4 लाख को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 400 के, ठीक है। तो के से के वैल्यू कट जाएगी, तो ये मेरा क्या होगा? 10% होगा,
100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10% क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना ही इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने परसेंटेज निकाल लिया। अब मैं क्या बोलूँगा कि लेट से मेरी इनकम स्टार्टिंग में 100 है, इनकम मेरी 100 है, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीमेंट, वो कितना हो रहा है, 10% हो रहा है हर साल के लिए, मतलब 10 वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अब हमें टोटल सेविंग निकालनी है, तो ये स्ट्रक्चर होगा इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनकम मैंने कितनी मानी, 100, एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया उसने, 50% खर्च कर रहा है वो, तो 50% खर्च कर लिया, सेविंग कितनी बची, 50। अब नेक्स्ट ईयर आया मेरा, सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10, तो ये होगा 110, थर्ड ईयर में 120 होगा, ये फोर्थ ईयर में 130। क्यों मैंने 110 का 10% क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो 40,000 है ना, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ फिक्स्ड वैल्यू है, किसकी, 4 लाख की, मतलब 40,000 ही बढ़ेंगे हर साल के लिए, फिक्स वैल्यू है। इसलिए मैंने क्या किया, 10 से इंक्रीज किया है यहाँ पर, तो ये इसकी इनकम होगी। ठीक है, अब वो खर्च कितना कर रहा है, खर्च नहीं, यहाँ सेविंग गिवन है, सेविंग कितना कर रहा है, 40, तो यहाँ पर 40% खर्च कर रहा है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर 110 है ना, उसका 40% कितना होगा, तो 2 जीरो गई, 44, तो 44 यहाँ पर सेविंग कर रहा है वो, तो सेविंग यहाँ पर 44 कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 110 में से 44 गया मेरा, तो ये कितना बचा, 6, और यहाँ पर 10 में से गया 6, 66, तो 66 मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है यहाँ पर। सेम 30% किसका, 120 का, 120 का 30%, तो ये हुआ 2 जीरो को बांटिए 36, 36 120 में से 36 गया, कितना बचा, तो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, ऐसे ही लास्ट कितना है, 20%, 20% किसका, 130 का, तो 130 का 20% कितना होगा मेरा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 13 दूनी 26, तो 26 यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ पर सेविंग हुई उसकी, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 130 में से 26 गया, तो ये बचा 4, और 12 में से 2 गया 10, 104, तो 104 यहाँ पर क्या हुआ, उसका एक्सपेंडिचर हुआ। अभी पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल सेविंग, टोटल सेविंग कितनी होगी मेरे पास, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा मेरा 4 6 4 10, 10 6 16, 16, एक आया, 5 6 4 10, 10 और 5 15, 156, तो 156 तो टोटल सेविंग आ गई मेरे पास। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर पे पूछ रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा मेरे पास, 4 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 चौका, असल पाई 1, 5 6 6, 6 6 12, 12 और 8, 12 और 8 20, 2 आ गया यहाँ पर 3, तो 304, तो 156 तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, टोटल सेविंग आ रही है, और एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है मेरा, 304 आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, तो यहाँ से मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज फाइंड आउट करना है मेरे को, क्योंकि सेविंग का एक्सपेंडिचर पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन देखूंगा, तो एक 49 है, एक 37 है, एक 87 है, और एक 51 है। तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ थोड़ा, कैसे लगाऊंगा मैं, अगर ये इसको 150 मान लूँ, 150 अप्रोक्स, और इसको अप्रोक्स कितना मान लूँ, 300। ठीक है, तो ये डबल, या फिर मैं ऐसे करूँ, 156 का डबल कितना होता है, तो वो होगा मेरा 312 के लगभग होगा। ठीक है, 312 मतलब ये वैल्यू लेस होगी, तो इसको मैं काटूंगा। ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 2 से थोड़ा सा कम होगा, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा, अगर नीचे वाली कम है तो ऊपर वाली उतना ही ज़्यादा होती है, मतलब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 50 से थोड़ा सा ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी। तो ऑप्शन डी इस केस में हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर मार्क करूंगा मैं। काफ़ी अच्छी न्यूमेरिकल था। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना था यहाँ पर। अब यहाँ से कुछ टायर 2 के अंदर प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। When the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by X%. If there is an increase of 25% in receipt of the revenue, then the total value of X, value of X हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो कि जो प्राइस है ना, प्राइस रिड्यूस हो जाता है कितना, 20%। तो क्या होता है, जो सेल होती है ना, सेल मतलब बिक्री जितने कस्टमर्स आते हैं, आइटम्स लेके जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्स। तो वो है X% से इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देखो एक कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, कंसेप्ट है मेरा
उसको ए बी रूल बोलते हैं, ए बी चेन रूल। चेन रूल, अगर कोई चीज़ एक्स या वाई मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है और एक्स में कुछ लेट से परसेंट एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वाई में कुछ परसेंट वाई इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा टोटल इंक्रीमेंट या फिर टोटल डिक्रीमेंट होता है ना, वो क्या होता है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ये वैल्यू होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होते हैं ना, और एक पे कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रखा है और दूसरे पर भी कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना, वो होता है एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इंक्रीज यूज़ करेंगे तो ये होगा -20, यहाँ पर साइन ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और दूसरा क्या है, प्लस का एक्स क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, -20 इंटू एक्स अपॉन में 100, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी बोल सकते हो, ठीक है। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो ये चीज़ करने पर, क्या चीज़ करने पर, 20% प्राइस को रिड्यूस करने पर और x% इंक्रीज करने पर 25% रेवेन्यू के अंदर क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। मतलब ये किसके इक्वल होगा, टोटल इंक्रीमेंट 25 के इक्वल होगा। बस इक्वेशन फॉर्म होगी हमारे पास, तो x की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये होगा -20 या फिर उधर भेज देते हैं 20 को, तो प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस का x अपॉन 5, कैसे, ये 5 टाइम चला जाएगा ना, इक्वस टू ये होगा 25 प्लस का 20 45, तो यहाँ से 4/5 x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45, तो x की वैल्यू कितनी आई 45 इंटू 5 अपॉन में 4, तो 55 25 2 5 चौक 20 और 2 22 अपॉन में 4, तो 5 चौक 4 5 20 2 4 6 24, तो 56 पॉइंट कुछ मेरे पास आंसर आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम थी। इफ़ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70 देन द नंबर इज, ठीक है, ये तो कर सकते हो मेरे हिसाब से आप लोग, चलो करवा ही देता हूँ, ठीक है। 40% ऑफ ए नंबर, लेट से वो नंबर मैंने x एज्यूम कर लिया है, तो 40% किसका, x का, 40/x प्लस 30% सेम उसी नंबर का x का, कितना गिवन है मेरे पास 70, तो ये होगा 70/100, x कॉमन लूँगा तो मैं x आया 70, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, तो 100 मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जून 29 2022 के अंदर पूछा गया था, CGL मेंस का है, इजी भी पूछता है और हार्ड भी पूछता है। हाँ, अब ऐसी प्रॉब्लम में ध्यान रखना है, ये ऐसी प्रॉब्लम बहुत पूछता है SSC, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग, इन तीनों पे खेल जाता है SSC। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है इसके अंदर। ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट डू हिज सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई इनकम है उसकी, कुछ खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर और कुछ सेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 35% क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम का सेव कर रहा है, मतलब मैंने 100 इनकम मानी तो 35 सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है वो 65, ठीक है, स्टार्टिंग में। चलो ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या बोल रहा है वो, या फिर मैं, चलो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 35% है ना, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये होगी 5 से कटेगा, 5 7 35 और ये आया 20, तो 7/20 होगी, ठीक है, 7/20 होगी ना। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 20 है ना, 20 मेरा ये टोटल इनकम होगी, और ये 7 क्या होगा मेरा सेविंग होगा, और ये जो बचा कितना, 20 में से 7 गया 13, ये क्या होगा मेरा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सोल्व कर लिया है। अब क्या बोल रहा है, जो इनकम है ना इंक्रीज़ होता है किससे, 20.1% से, इसको मैं 20.1% से इंक्रीज़ करता हूँ, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है 20% से, 20% से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। देन फाइंड द परसेंटेज डू हिज सेविंग्स डिक्रीज़ और इंक्रीज़। अब मैं क्या करता हूँ, डबल जीरो लगा लेता हूँ उसके आगे, इससे क्या होगा, ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, इनको फाइंड आउट करने में थोड़ा आसानी होगा। तो 200 का 20.1% कितना होगा, तो 1 0 से 1 0 हुई, ये 2 0 गई मेरे यहाँ से, तो ये कितना हुआ 402, तो 40.2,
तो 40.2 वैल्यू आएगी, ये इंक्रीमेंट होगा इसका, तो 240.2 ये नई इनकम होगी इसकी। इसका 20% क्या होगा, 130 का 20% होगा मेरे पास 13 दूनी 26, तो 26 इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, तो ये होगा 156। ठीक है, तो अब 156 होगा, तो सेविंग निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, इनकम में से मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये होगा 0.2, 10 में से 6 गया 4, और ये बचा 3, 13 में से 5 गया 8, तो 84.2। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, प्लस का 14.2 का हो रहा है। ठीक है, तो 14.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14.2 का किस पर, 70 के ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, पहली बात इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीज वाला आंसर गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत भी हो गया। या तो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, या ऑप्शन डी होगा मेरा, देखते हैं। तो 1 0 से मैं 1 0 यहाँ पर आ गया, 2 0 से 2 0 गई। अब 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर आया मेरे पास 0। ठीक है, तो 20 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, देन बाई वॉट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। ठीक है, ये भी सेम सीजीएल का है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन गिवन है ए बी, बस ए बी के अंदर ही। ठीक है, तो ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इनकम का रेशियो क्या गिवन है, क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम, तो ए इक्वल्स टू 80% ऑफ बीज इनकम, ये तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आया 4/5। मतलब इसकी इनकम 4 है, या फिर मैं 4x बोल देता हूँ, तो इसकी इनकम कितनी होगी, 5x। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन निकाल लेते हैं इसका। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 3/5। मतलब जो, या इसको y से डिनोट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, जो a का एक्सपेंडिचर होगा ना वो होगा 3y, तो b का कितना होगा, 5y। सेम वही है, यहाँ पर a यहाँ पर b आएगा, तो a b यहाँ पर नीचे आ जाएगा वहाँ से, तो a की वैल्यू 3y होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, 5y। ठीक है, तो यहाँ से सेविंग निकाल लेता हूँ। सेविंग क्या होगी, इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये होगा 4x माइनस का 3y। सेम यहाँ पर 5x माइनस y होगा यहाँ पर। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अब इनकम और एक्सपेंडिचर इन दोनों का रिलेशन बिठाया है उसने, तो ये होगा 4x किसका है, 90% है किसका, बी का एक्सपेंडिचर, मतलब 5y इंटू 5y। 90% को मैंने 9/10 लिख लिया, क्यों, क्योंकि 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया वहाँ पर, तो ये होगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी, 9 अपॉन में 8, तो x की वैल्यू मैंने 9 ले ली और y की 8 ले ली। तो यहाँ से आगे पूछ क्या रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। तो बी की सेविंग मतलब ए की सेविंग कितनी ज़्यादा है बी से, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है हमें। तो सिंपली यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं, तो 4, यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखूँगा, वाई की 8 रखूँगा, तो ये होगा 4 × 9 माइनस 3 × 8, तो ये हुआ 9 चौक 36 माइनस का 8 24, तो ये कितना हुआ, 6 6 12। यहाँ से सेम ये 5, 9 माइनस का 8, तो यहाँ पर आया 5, तो 5 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 7, तो प्लस का 7 ज़्यादा है 5 पे, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये होगा 20, 7 दूनी 14, 140, तो 140% ज़्यादा है किससे, बी से। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्सन आर 662, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये वाला है 66 सही, 2/3% मोर देन हर मंथली इन सेविंग। ठीक है, तो एक पर्सन है मेरे पास, उसकी कुछ इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा, सेम फॉर्मेट है सेम। ठीक है, तो 66 सही 2/3% मोर है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3। तो अगर मैं सेविंग में इसको 3 मानूँ, 3x या फिर 3 मानूँ, तो जो एक्सपेंडिचर है ना मेरा वो कितना होगा, ज़्यादा होगा, कितना, 2 ज़्यादा होगा, मतलब 5 वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ से इनकम निकल आएगी, वो कितनी होगी, 8, क्योंकि जो मेरा इनकम होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 44%,
अब ये जो इनकम है ना, इसको मैं 44% से इंक्रीज़ करता हूँ, एंड हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाय 60%, और जो एक्सपेंसेस है ना 60% से इंक्रीजमेंट होता है इसका, देन देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 1040 इन हर मंथली सेविंग्स, व्हाट इज़ द इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट होगा सेविंग के अंदर। ठीक है, वो कितना गिवन है 1040, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है फिर, ये जो एक्सपेंडिचर है ना इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक्स से डिनोट कर लेता हूँ इसे, एक्स नहीं करके मैं क्या करता हूँ, इसके आगे 2 जीरो लगाता हूँ। क्यों 2 जीरो मैंने इसलिए लगाए क्योंकि ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन है ना ये इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से 44% इंक्रीमेंट निकालूंगा इसका, तो 800 का 44% कितना होगा मेरा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32 और 3 35, तो 352, तो प्लस का 352 ऐड करूँगा इसके अंदर, तो 8 3 11, 1152। इसका 60% निकालूंगा, किसका, 500 का 60% कितना होगा मेरा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 31 300, तो ये होगा 300, तो ये वैल्यू होगी मेरी 800। तो ये सेविंग कितनी हुई, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये होगा मेरा 8 3 11, 352। ठीक है, हाँ राइट, 352। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है यहाँ पर, 52, मतलब 52 जो यूनिट हो रही है ना यहाँ पर, 52 यूनिट ही है एक तरीके से, क्योंकि हमने ये फिक्स वैल्यू थोड़ी है, ये यूनिट है। तो 52 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 1040, कितने टाइम जा रहा है, 20 टाइम। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 500, तो 500 का क्या होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 10,000, तो 10,000 वो खर्च कर रहा था, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी CGL के अंदर पूछी हुई है, अच्छी प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम वो ज़्यादातर पूछता है SSC। देखो सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम हर एग्ज़ाम में मिलेगी। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसे मेरे हिसाब से, और अपना आंसर बताना कमेंट के अंदर। इन एन एग्जामिनेशन बी obtained 20% more marks than those obtained by A, and A obtained 20% less marks than those obtained by C, and D obtained 20% more marks। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, व्हाट परसेंटेज आर मार्क्स obtained by D more than those obtained by A। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, A B C and D, 4 कैंडिडेट्स हैं मेरे पास। तो एक एग्ज़ाम के अंदर जो B है ना उसने 20% मोर मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, किससे, A से, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। तो मतलब B ने अगर A ने 5 करे हैं ना, तो जो B है ना उसने 20% मोर करे हैं, मतलब 5 + 1 6, तो उसने 6 यूनिट मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, किसने, B ने, ये एक ज़्यादा हो गया ना। ऐसे ही A obtained 10% लेस मार्क्स देन दोज obtained by C, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, मतलब C ने अगर 10 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं ना, इसके अंदर नहीं लिखना, यहाँ लिखना है, 10 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, तो 1 मार्क्स किसने, A ने लेस ऑब्टेन करे हैं C से, मतलब 9। आगे क्या बोल रहा है, D obtained 20% मोर मार्क्स देन दोज obtained by C, तो C यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन कितनी थी, 5, ये 1/5। अगर C ने 5 करे हैं ना, तो D ने कितने करे हैं, 20% मोर करे हैं, मतलब 5 और 1 6। तो यहाँ से रिलेशन आ गया, बाई वोट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई D मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाई A, तो जो D ने कितने मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन करे हैं इसे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वल करता हूँ, तो ABC को मैं पहले इक्वल करता हूँ, तो ये होगा, तो ये वैल्यू होगी मेरी, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 9 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको 5 से। ठीक है, तो ABC की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 9 पंजू 45, 9 छिके 54, और ये हुआ 50, और ये हुआ 5, और ये 6। अब यहाँ से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये 50 और ये 60, तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेशियो क्या आएगा मेरा, 60। तो A की वैल्यू कितनी है, 45, B की कितनी है, 54, C की वैल्यू कितनी है, 50, D की वैल्यू कितनी है, 60। तो जो D है ना मेरा A से कितने ज़्यादा है, 15, यहाँ से डिफरेंस दिख रहा है ना, 60 में से 45 गया 15, तो 15 ज़्यादा है। ठीक है, 15 ज़्यादा है, ऑब्टेन्ड बाई D मोर देन दैट ऑब्टेन्ड बाई A। ठीक है, किस पर, 45 पे। ठीक है, 45 पे क्यों, क्योंकि A के कंपैरिजन में हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
15 30 15 30 45, तो 100/3। 100/3 का परसेंटेज कितना होता है? 33 से 1/3%, मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक बायो में मिल जाएगी। सो थैंक यू।